बुजुर्ग जोराम एक पल के लिए शांत रहे, जिसके बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर हमें कोई भी खबर मिलती है तो हम उसके बाद तुम्हारी काबिलियत के भरोसे ही रह सकते हैं। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे साथ अंधेर नगरी पर हमला करेंगे तो एक बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिलहाल पिलटावर अंधेर नगरी से टकराने के काबिल नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम। जोराम की झिझक देखकर ध्रुव ने बड़े ही साफ अंदाज में उनसे कहा, वैसे ही आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं आचार्य का पता लगाने में, ऐसे में अगर मुझे और मदद नहीं भी मिली तो भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जोराम और बाकी दोनों पिलटावर के लीडर्स थे, इसका मतलब उनकी कही हर बात, उनकी हर हरकत का असर पिलटावर पर पड़ता। और तो और अंधेर नगरी एक बेहद ताकतवर और रहस्यमयी दल था, इसलिए अगर दोनों के बीच कोई बड़ी जंग छिड़ जाती तो पिलटावर पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता। इसलिए इच्छा रखने के बाद भी जोराम और बाकी दोनों अंधेर नगरी के खिलाफ जंग नहीं छेड़ सकते थे जब तक उनके पास कोई और रास्ता ही ना बचे। ये बात थी पवित्र गोली शहर और पिलटावर के लोगों की जिंदगी की, इसलिए वो तीनों जिम्मेदारी के साथ हर कदम उठाना चाहते थे और ये बात ध्रुव भी अच्छी तरह समझ रहा था। इतने में ध्रुव की बात सुनकर बुजुर्ग जोराम ने हल्की मजबूरी के साथ उससे कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करना ध्रुव, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, है तो अंधेर नगरी पिलटावर का दुश्मन ही, इसलिए हमसे जो करते बनेगा हम वो सब करेंगे। फिलहाल के लिए तो तुम थोड़ा आराम कर लो, एक बार हमें विदुरदेव की जानकारी मिल जाए तब तुम अपना अगला कदम उठा सकते हो। इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए रजामंदी जताई और तुरंत उसके हाथों में एक पत्थर दिखाई देने लगा। वो पत्थर ऐसा पत्थर था जिससे जानकारी यहां से वहां पहुंचाई जा सकती थी। जब महाशक्ति पूर्वज भानु वापस लौट रहे थे तब उन्होंने ये पत्थर ध्रुव को दिया था। अब वक्त आ गया था उन्हें यहाँ बुलाने का। ध्रुव ने फैसला कर लिया था कि जैसे ही वो सभी लोगों को इकट्ठा कर लेगा और आचार्य विदुर के बारे में सारी जानकारी निकलवा लेगा, उस वक्त वो उन्हें आजाद कराने के लिए अंधेर नगरी जाएगा। इस जज्बे के साथ ध्रुव ने मनी मन कहा, आचार्य बहुत जल्द आपका ये शिष्य आपको बचाने आ रहा है। ये कहते वक्त उसकी आंखों में खतरनाक चमक दिख रही थी, जिसके साथ वो अंधेर नगरी वालों से पुराना हिसाब चुकाने का फैसला कर चुका था। इतना ही नहीं, उसने मन बना लिया था कि अंधेर नगरी वालों ने आचार्य विदुर को जितना दर्द पहुंचाया था उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द ध्रुव अंधेर नगरी वालों को पहुंचाने वाला था। इतने में ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की, जिसके दबाव से उसके हाथ का पत्थर एक झटके में टूट गया। फिर ध्रुव तीनों से थोड़ी बातें करके अपने साथियों के साथ कमरे में आ गया। वहां पहुंचकर उसने सवाल किया, मैं जितने वक्त यहां नहीं था उस दौरान कुछ खास हुआ क्या? इस पर परी ने ध्रुव को जवाब दिया, यलगार दल को बहुत से काम आ गए थे, इसलिए आशिम यलगार को टीना के साथ वापस यलगार शहर लौटना पड़ा। वो लोग काफी वक्त तक तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे ना आने पर उन्हें मायूसी और मजबूरी के साथ ही वापस जाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान आकाश द्वितीय दल के लोग मुश्किलें खड़ी करने आए थे। उनके लीडर का बेटा और उनके 2 बुजुर्ग गोलीलोक में जाने के बाद से लापता हैं। हो सकता है कि वहां उनके साथ कोई हादसा हो गया हो, लेकिन आकाश द्वितीय दल के लोगों को लगता है कि उनके गायब होने के पीछे तुम जिम्मेदार हो, इसलिए वो बार बार आकर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। मगर लानिया ने बताया कि असल में बादल और बाकी दोनों बुजुर्गों को मारने वाला अंधेर नगरी का बुजुर्ग मरजान था। इसके साथ ही पिलटावर ने भी उन्हें थोड़ा समझाया और ना चाहते हुए भी वो वापस लौट गए। लेकिन जितना मुझे समझ आया वो दल अभी भी तुमसे नफरत करता है, इसलिए अगर उन्हें खबर मिली कि तुम तारालोक से बाहर आ गए हो तो वो जरूर यहाँ आकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर ध्रुव ने परेशानी के साथ अपने हाथ लहराते हुए कहा, ये सत्य लोग मानेंगे ही नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें मुझ पर छोड़ दो। अगर वो वाकई मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने आएंगे तो हमें भी उनसे अच्छी तरह बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग वैसे भी अच्छे लोग तो नहीं है जो हमें इन पर हमला कर अफसोस होगा। इतने में ध्रुव ने कुर्सी पर बैठे बैठे गौर से परी की तरफ देखा और अचानक से उसकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। इस हैरानी के साथ ध्रुव ने उससे कहा, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं परी, आखिर माजरा क्या है? उसका सवाल सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने ध्रुव को जवाब दिया, मेरे शरीर में जो जहर का जाल तैयार किया गया था वो ट्रेनिंग में मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। पिछले साल भर में मेरी शक्तियों के बढ़ने की रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। वहीं परी की बात सुनकर बुजुर्ग गरूबा ने आं भरते हुए कहा, बहुत ज्यादा? तुम्हारी मौजूदा शक्तियां शायद 3 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज जितनी हो गई हैं। शक्तियां बढ़ने की ऐसी रफ्तार की बराबरी तो शायद ही कोई कर पाएगा, वो भी महाशक्ति पूर्वज रैंक में। मानना पड़ेगा, अगर पॉइजन बॉडी को काबू कर लिया जाए तो ये वाकई बेहद फायदेमंद साबित होती है।
पिछले कुछ वक्त में बुजुर्ग गरुबा की शक्तियां भी बढ़ी थीं, लेकिन परी के मुकाबले तो बहुत कम ही बढ़ी थी। इतने में ध्रुव ने हैरानी के साथ परी को देखा। क्या परी 3 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज बन गई है? ध्रुव समझ रहा था कि अगर किसी दिन परी ने फैसला कर अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरह बाहर निकाला तो वो आसानी से बर्फीली नदी बस्ती के लीडर तक को टक्कर दे सकती थी। इतने में परी ने ध्रुव और बुजुर्ग गरुबा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग गरुबा, आप भी कम नहीं है। आप अपनी शक्तियों को 1 सितारे वाले महाशक्ति पूर्वज रैंक पर ले गए हैं और शायद बहुत जल्द 2 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज बनना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। इस रफ्तार से तो आप भी थोड़े वक्त में पहले जितने ही ताकतवर हो जाएंगे। इस पर बुजुर्ग गरुबा ने परी को समझाते हुए कहा, बहुत मुश्किल है। सच कहूं तो मैं वापस महाशक्ति पूर्वज बन गया हूं। यही मेरी उम्मीद से ज्यादा है। जब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर था तब भी मैं 5 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज ही था। मुझे नहीं लगता कि मैं वापस वो मुकाम हासिल कर पाऊंगा। बुजुर्ग गरुबा भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि वापस ताकत का वो मुकाम हासिल करना उनके लिए कितना मुश्किल था। महाशक्ति पूर्वज रैंक में एक एक सितारे के बीच बहुत बड़ा फासला होता था, इसलिए मामूली लोगों को 10 साल लग जाते थे एक एक सितारा हासिल करने में। यही वजह थी कि जब उन्हें परी की शक्तियां बढ़ने की रफ्तार के बारे में पता चला तो वो कुछ ज्यादा ही हैरान रह गए। इस पर ध्रुव एक पल के लिए कुछ सोचने लगा, जिसके बाद उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसा जरूरी नहीं है बुजुर्ग गरुबा। देखा जाए तो मामूली ट्रेनिंग से वापस पहले जितने ताकतवर होने में शायद आपको बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत लग जाए, लेकिन दूसरे तरीकों से अगर कोशिश की जाए तो ऐसा होना आसान और जल्दी भी हो जाएगा। ये सुनते ही बुजुर्ग गरुबा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी, जिसके साथ उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारा मतलब है कि हमें गोलियां इस्तेमाल करनी चाहिए? इसी के साथ उनके चेहरे पर हल्की मजबूरी भी थी, क्योंकि वो जिस मुकाम पर थे उसमें सिर्फ रैंक 8 की गोलियां ही उन पर असर कर सकती थी। इतने में ध्रुव ने उनसे मुस्कुराते हुए सवाल किया, बुजुर्ग गरुबा, क्या आपने कभी फफूंद हरी गोली के बारे में सुना है? ध्रुव का सवाल सुनकर बुजुर्ग गरुबा एक पल के लिए हैरान रह गए, जिसके बाद अचानक से उनकी नजरों में चमक दिखने लगी और वो खुशी जो लफ्जों में बयां भी नहीं की जा सकती थी उनके चेहरे पर नजर आने लगी। इस खुशी के साथ उन्होंने कहा, फफूंद हरी गोली? फफूंद हरी गोली तो वो गोली है ना जो ताकतवर से कमजोर हुए इंसान को वापस ताकत के उस मुकाम पर पहुंचा सकती है जिस पर वो पहले था। इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बुजुर्ग गरुबा को समझाते हुए कहा, फफूंद हरी गोली वाकई एक असरदार गोली होती है, लेकिन वो किसी को ताकत के उस मुकाम पर नहीं पहुंचा सकती जिस पर वो पहले हुआ करते थे। ये अफवाह पता नहीं किसने फैला रखी है। हकीकत में तो अगर आप वो गोली खाते हैं तो आप 3 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज तो बन ही सकते हैं। ये सुनते ही बुजुर्ग गरुबा जरा भी निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो तुरंत कहा, 3 सितारा? ये भी मेरे लिए काफी है। लेकिन उनकी खुशी देखकर ध्रुव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आगे कहा, लेकिन जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये फफूंद हरी गोली एक रैंक 8 की गोली है, इसलिए इसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि एक आम रैंक 8 का हकीम भी इस गोली को बहुत मुश्किल से तैयार कर पाता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप इस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिए। आपने आज तक मेरी इतनी मदद की है, उसके बदले मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ बुजुर्ग गरुबा। चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे, बुजुर्ग गरुबा वाकई ध्रुव की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। और जैसा कि उनके और ध्रुव के बीच सौदा हुआ था, उस हिसाब से ध्रुव उनके लिए शरीर तैयार करता, जिसके बदले वो 1 साल तक ध्रुव की रक्षा करते। लेकिन 1 साल लगभग पूरा हो ही गया था, इसलिए ध्रुव उनकी थोड़ी और मदद करने के बारे में सोच रहा था, ताकि वो उन्हें कुछ वक्त तक और अपने साथ रख सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव को आने वाले वक्त में अंधेर नगरी जाकर आचार्य विदुर को आजाद कराने की कोशिश भी करनी थी। उस वक्त उसके लिए सबसे अच्छा यही होता कि उसके साथ सभी ताकतवर लोग मौजूद होते। बुजुर्ग गरुबा की शक्तियां बढ़ाने का मतलब था कि आचार्य को आजाद करने के चांसेस को भी बढ़ाना। वहीं ध्रुव की बात सुनकर बुजुर्ग गरुबा का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया। उन्होंने तुरंत हामी भरते हुए ध्रुव से भारी आवाज में कहा, ध्रुव, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो उसके बदले शुक्रिया कहना तो कुछ भी नहीं होगा। सच कहता हूं, मैं तुम्हारा यह एहसान हमेशा याद रखूंगा। इस पर ध्रुव मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस कमरे से अपने कमरे में जाते हुए कहने लगा, एक बार मैं कुछ दिन थोड़ा आराम कर लूं, तब मैं बुजुर्ग गरुबा के लिए फफूंद हरी गोली बनाने की तैयारी शुरू करता हूं। मेरे ख्याल से पिलटावर को आचार्य के बारे में जानकारी उसके बाद ही मिलेगी। खैर, अभी तो काफी देर हो गई है, इसलिए आप सभी को अब आराम करना चाहिए। अगर पिलटावर को कोई खबर मिले तो मुझे बता दीजिएगा। मैं अगले कुछ दिनों के लिए आराम करने जा रहा हूं। ध्रुव की ये बात सुनकर परी और बाकी दोनों ने अपने अपने सिर हिलाए, जिसके बाद करिश्मा ने मजबूरी में ध्रुव की ट्रेनिंग को लेकर तंज कसा।
उसके बाद ध्रुव अपने कमरे में गया और वो बिस्तर पर बैठकर ध्यान लगाने लगा। फिर ध्रुव ने अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक कागज बाहर निकाला। उस कागज पर ईश्वर सील तकनीक की बाकी तीनों तकनीकें लिखी थीं और ये कागज ध्रुव को ईरानी जाने से पहले दिया था। ध्रुव अच्छी तरह समझता था कि ईश्वर सील तकनीक कितनी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी। यहाँ तक कि अगर कोई एक एक करके भी वो तकनीकें इस्तेमाल करता तो भी उनकी ताकत किसी रैंक 3 की हाई लेवल तकनीक जितनी होती। और अगर कोई पांचों सील्स को एक साथ इस्तेमाल करने में कामयाब हुआ फिर तो शायद उस तकनीक की ताकत किसी रैंक 4 की तकनीक जितनी हो जाती। जाहिर सी बात है कि ये तकनीक इतने सालों से विहान दल जैसे दल को यूं ही ताकतवर नहीं बना रही थी। ईश्वर सील तकनीकें दरअसल 5 हिस्सों में थी, जिसमें से ध्रुव अभी तक शुरुआती 2 हिस्से ही सीख पाया था। भले ही ध्रुव के लिए अभी तक वो दोनों सील्स काफी मददगार साबित हुई थी, लेकिन जैसे जैसे उसके दुश्मन ताकतवर होते जा रहे थे वैसे वैसे ध्रुव को भी और ताकतवर हमलों की तलाश थी। यही वजह थी कि ध्रुव ने फैसला कर लिया था कि आचार्य को आजाद कराने से पहले उसे बाकी की ईश्वर सील तकनीकें सीखनी थी, जो और भी ताकतवर दुश्मनों को हराने में काम आती। इरा ने जो कागज ध्रुव के लिए छोड़ा था उसमें बाकी 3 सील तकनीकें लिखी हुई थी। उनके नाम थे धरा धुरंधर सील, आकाश दफन सील और आखिर में प्राचीन देव सील। ध्रुव की मौजूदा शक्तियों के हिसाब से उसके लिए धरा धुरंधर सील सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था, और अगर उसे आकाश दफन सील सीखनी थी तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। रही बात प्राचीन देव सील की, तो वो इस वक्त उस तकनीक को किसी भी कीमत पर नहीं सीख सकता था। जैसा कि कागज में लिखा था उस हिसाब से ऐसे बहुत कम ही लोग हुए थे जो प्राचीन देव सील पर महारत हासिल कर पाए थे, फिर चाहे वो विहान दल के मेंबर्स ही क्यों ना हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस आखिरी सील तकनीक को सीखना कितना मुश्किल था। लेकिन ध्रुव लालची नहीं था। वो समझ रहा था कि सब कुछ एक साथ सीखना नामुमकिन था, इसलिए अगर वो फिलहाल धरा धुरंधर सील और आकाश दफन सील सीखने में कामयाब हो जाता तो वो भी उसके लिए काफी होता, जिससे उसकी शक्तियां काफी बढ़ जाती। ध्रुव ने फैसला कर लिया था, इसलिए उसने तुरंत कागज में लिखी हर चीजें याद करनी शुरू की। कुछ पलों बाद ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अपने हाथों से अजीबोगरीब और रहस्यमयी सील्स बनाने लगा। ईश्वर सील तकनीकों के हिस्सों को सीखना काफी मुश्किल था। यही वजह थी कि वो तकनीक विहान दल की सबसे ताकतवर तकनीकों में से एक थी। किस्मत से ध्रुव इस तकनीक को लेकर कोई नवाड़ी नहीं था। उसे पहली 2 सील्स का तजुर्बा था, इसलिए इस पल वो भले ही तकनीकों पर महारत हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन वो बहुत जल्द उन्हें सीख जाता। एक जवान लड़का कमरे में पालती मारकर बैठा था और उसके हाथ लगातार सील्स को बदलते जा रहे थे। जिस दौरान उसके हाथ सील बदल रहे थे उस वक्त उनमें से शक्तियों की लहरें भी निकलती जा रही थीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ध्रुव को ईश्वर सील तकनीक सीखते हुए 5 दिन गुजर गए। इस दौरान ध्रुव ने धरा धुरंधर सील और आकाश दफन सील बहुत बार इस्तेमाल की थी, बल्कि वो तो अपने ट्रेनिंग में खाना और सोना तक भूल गया था। पर वो अब धरा धुरंधर सील को समझने लगा था। उसे आकाश दफन सील की भी एक झलक दिखी थी, जिससे ध्रुव समझ गया कि अब बात कुछ वक्त की थी जब वो दोनों तकनीकें सीखने में कामयाब हो जाता। ध्रुव की यह खतरनाक ट्रेनिंग कुल मिलाकर 7 दिनों तक चलती रही, जिसके बाद अचानक से डॉक्टर परी उसके कमरे में आ गई। जब ध्रुव को लगा कि शायद पिलटावर को आचार्य विदुर की कोई खबर मिल गई थी तो वो खुश होने लगा। तब परी ने उसे बताया कि पिलटावर के दरवाजे पर मुश्किल ने दस्तक दे दी थी। इस बात से ध्रुव हैरान रह गया और उसने पूछा, क्या आकाश द्वितीय दल? तो क्या होगा जब आकाश द्वितीय दल और ध्रुव आएंगे आमने सामने? जानने के लिए आपको सुनना